गाइस, सो इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे यूपीएससी सीएमएस 2023 पेपर का सेकंड पार्ट, जिसमें सर्जरी, ओबीजी और पीएसएम है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो फॉर टाइप 1 टू टाइप 3 कोलेजन ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ कोलेजन इन रिमोल्डिंग फेजेस, तो ये होता है 4:1। अब इस क्वेश्चन को अगर उल्टा भी पूछ लें तो भी ध्यान रखना कि जो टाइप 1 है और टाइप 3 कोलेजन है, टाइप 1 4 टाइम्स होता है कंपेयर टू टाइप 3। 1 कभी भी साथ में नहीं होंगे, ठीक है, इस बात से ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गैस ग्रेनेड इन्फेक्शन इज करेक्ट। तो इस टाइम के क्वेश्चन में हर ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि गैस ग्रेनेड में जो क्लोस्ट्रिडियम परफिंजस इन्फेक्शन करता है। क्लोस्ट्रिडियम परफिंजस एक ग्राम पॉजिटिव एनाएरोबिक स्पोर फॉर्मिंग बेसिलाई टाइप का बैक्टीरिया होता है, तो इसमें आंसर हो गया बी। द टर्म गॉम्प्रेन्जियन कर्व इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। गॉम्प्रेन्जियन कर्व क्या होता है? ये ग्राफ होता है ट्यूमर की ग्रोथ का, जो सिग्मोइड शेप का ग्राफ होता है, तो ये रिलेटेड है ट्यूमर से। अ 5-year-old मेल चाइल्ड कम विद अ लेफ्ट साइडेड स्क्रोटल स्वेलिंग विच हैज़ नो कफ इम्पल्स एंड डज नॉट रिड्यूस ऑन कंप्रेशन। देखो, पहली चीज़, 5 साल का बच्चा है, मेल है, लेफ्ट साइडेड स्क्रोटल स्वेलिंग है, स्क्रोटल स्वेलिंग है, नो कफ इम्पल्स और रिड्यूस नहीं हो पा रहा कंप्रेशन पे। पेरेंट्स बोल रहे हैं कि जो स्वेलिंग है वो मॉर्निंग में तो गायब हो जाती है और एज डे प्रोग्रेस होता है वो वापस आ जाती है। तो स्वेलिंग रिड्यूसिबिलिटी तो शो हो रही है, इसको रिड्यूसिबिलिटी नहीं कहेंगे अपन। रिड्यूसिबिलिटी होता है कि भाई आप खुद से रिड्यूस कर पा रहे हो, तो जो कि ये नॉन रिड्यूसिबल है यहाँ पे। देखो, कफ इम्पल्स एब्सेंट है मतलब हर्निया नहीं है, है ना। ये केस है किस चीज़ का? कंजेनाइटल हाइड्रोसील का, ठीक है। कंजेनाइटल हाइड्रोसील का केस ही है, कंजेनाइटल हाइड्रोसील का केस है। इसमें क्या हो रहा है कि ध्यान से एक चीज़ समझना, ये प्रेशर के साथ साथ में ना जो स्वेलिंग है वो ग्रो हो जाती है। बच्चा रात को सोता है, प्रेशर कम होता है, स्वेलिंग वापस अंदर चली जाती है। हाइड्रोसील में क्या होता है? हाइड्रोसील में फ्लूइड होता है हाइड्रोसील में, तो जैसे ग्रेविटी की वजह से वो भर जाता है, रात को वापस चला जाता है। तो कंजेनाइटल हाइड्रोसील का केस है। अब इसमें आप इनमें से क्या मैनेजमेंट करोगे? अब देखो, यहाँ पर एज है 5 साल, अगर एज है ना 2 साल या 2 साल से है ना कम की होती ना, तब तो अपन इसको छोड़ देते कि ना अपने आप ठीक हो सकता है, चांसेस है। बट यहाँ पर एज है 5 ईयर, तो इसमें अपन कंजर्वेटिव मैनेजमेंट नहीं कर सकते, इसमें अपन को हेर्नियोटॉमी करनी होगी। A 25-year-old gentleman complained of the dragging pain in the scrotum. एग्जामिनेशन पे कैसा फील हो रहा है वो? स्क्रोटम इज फुल ऑफ बैग ऑफ वॉर्म्स। क्या डायग्नोसिस है इसका? इसका डायग्नोसिस है वेरिकोसील। तो वेरिकोसील का जो फर्स्ट लाइन ऑप्शन होता है रिलीफ के लिए, वो होता है जो भी वो गोनेडल वीन्स हैं उनको आप एम्बोलाइजेशन कर दो, ठीक है, ब्लॉक कर दो। तो इसमें आंसर हो जाएगा परक्यूटेनियस एम्बोलाइजेशन ऑफ द गोनेडल वीन्स। A malnourished 60-year-old man underwent emergency surgery for strangulated sigmoid volvulus, ठीक है भाई, malnourished मेल है, इमरजेंसी सर्जरी हुई है स्ट्रेंगुलेटेड सिग्मोइड वॉल्वुलस के लिए आफ्टर डिसेक्शन ऑफ द सिग्मोइड कॉलम, कोलोस्टोमी कर दी। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड वॉज स्टॉमी एंड ही डेवलप्ड अ पेनफुल काफ स्वेलिंग इन द राइट लोअर लिम्ब। बिना ऑप्शन देखे आपके दिमाग में डायग्नोसिस आ गया होगा, ये डीवीटी का केस है, ठीक है, सर्जिकल पेशेंट है, इमोलाइजेशन की वजह से यहाँ पे डीवीटी हो गया है। कंसिडर द फॉलोइंग इन रेस्पेक्ट ऑफ द सैनवन पैच। सैनवन पैच के रेस्पेक्ट में क्या ट्रू है? देखो, सैनवन पैच है ना बच्चों में मिलता है, मोस्ट कॉमन साइड होती है उसकी नेप ऑफ द नेक, ये हेमेंजियोमा ही होता है, और यूजुअली इसका कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं अपन, कॉस्मेटिक रीजंस की वजह से निकालते हैं, वो भी अगर 2-3 साल के बाद में परसिस्ट करता है तो, क्योंकि ये खुद से ही चला जाता है। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इसमें ट्रू है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सर्जरी यूजुअली नहीं करते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ द क्लिपर ट्रेनॉय सिंड्रोम। क्लिपर ट्रेनॉय सिंड्रोम के इसमें से कंपोनेंट कौन कौन से? क्लिपर ट्रेनॉय सिंड्रोम में सबसे पहली चीज़ तो एक तो क्यूटेनियस नेवियस होता है, जो पोर्टवाइन स्टेन कलर का होता है। सब क्यूटेनियस लाइपोमास होते हैं इसके अंदर, सॉरी सब क्यूटेनियस लाइपोमास नहीं, इसमें सॉफ्ट टिश्यू की हाइपरट्रॉफी होती है
ऐसे मतलब इसमें ट्रिक है इसकी CVS, ठीक है। तो C से तो क्यूटेनस नेविस हो गया जो पोर्टवाइन स्टेन है, ऐसे सॉफ्ट टिश्यू हाइपरट्रॉफी है, और V से वेरिकोज वेन है। क्लिपर टेनर सिंड्रोम की ट्रिक है CVS, तो 1, 3 एंड 4, ऑप्शन C। मिकी माउस साइन ड्यूरिंग दी बी मोड डॉप्लेक्स अल्ट्रासाउंड कहाँ पर देखने को मिलेगा? मिकी माउस साइन अपन को मिलता है कॉमन फ्यूमोरल वीन, कॉमन फ्यूमोरल आर्टरी और ग्रेट सेपनस वीन के जंक्शन पे, ओके। और ये हिपेटिक में भी देखने को मिलता है अपन को, वो मिलता है बाइल डक्ट, हिपेटिक आर्टरी और पोर्टल वीन के बीच में, बाइल डक्ट, हिपेटिक आर्टरी और पोर्टल वीन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग थायरोग्लोसल डक्ट इज करेक्ट? थायरोग्लोसल डक्ट, ठीक है, मिड लाइन में होता है, स्वेलिंग जो ये है स्वेलोइंग और टंग प्रोट्रूशन दोनों पे मूव करती है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। इट इज ट्रीटेड विद सिस्टम प्रोसीजर और इट मे बी दी ओनली फंक्शनिंग थायराइड टिश्यू इन द बॉडी, ये भी करेक्ट है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। 11th क्वेश्चन, 60-year-old tobacco chewer and a heavy weed smoker comes with diminished mouth opening and occasional spitting of the blood mixed with the saliva. On examination revealed a white buccal mucosa with a brighty red velvety plaque. इसको पढ़ लिया, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं, इरिथ्रोप्लिक के आंसर हो गया। कोलोरेक्टल एब्सेस ट्यूबरोटोसिस में देखने को मिलता है। द बेस्ट कॉस्मेटिक रिजल्ट फॉलोइंग ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन इज अचीव्ड बाय ट्रैम। सबसे बढ़िया कॉस्मेटिक रिजल्ट ट्रैम से आता है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द ट्राइकोबेसर? ट्राइकोबेसर क्या है? हेयर बॉल है स्टमक में, ठीक है, वो जो साइकेट्रिक पेशेंट्स में देखने को मिलता है, वो अपने खुद ही के जो हेयर्स हैं उनको प्लग करके खा जाते हैं, और वो हेयर्स बाद में जाके ब्लॉकिंग कर सकते हैं, ब्लॉकिंग कर सकते हैं, परफोरेशन हो सकता है वहाँ पे और ब्लीडिंग हो सकती है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसमें करेक्ट आंसर है, और इसके लिए PPI का कोई रोल नहीं है इसके ट्रीटमेंट में। द इंफीरियर रेक्टल आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ, इंटरनल पुडेंटल आर्टरी की ब्रांच होती है इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम इस कैरेक्टर है विच ऑफ द फॉलोइंग? ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम इसमें फल्मिनेटिंग गैस्ट्रिक अल्सर होता है, रिकरेंट अल्सर्स होते हैं डिस्पाइट द ट्रीटमेंट, और एक नॉन बीटा आइलेट सेल ट्यूमर है पैनक्रियास का। इसमें डिसेंट्री नहीं होती इसमें ना, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू मैकस डायवर्टिकुलम आर करेक्ट? मैकस डायवर्टिकुलम विट्लो इंटेस्टाइनल डक्ट का रेमिनेंट है, ये एक ट्रू डायवर्टिकुलम है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इट इज़ मोस्ट कॉमनली फाउंड इन एंटी मेसेंट्रिक मॉडल, ट्रू, और हेट्रोपिक म्यूकोसा होता है, इसमें पैनक्रियाटिक और गैस्ट्रिक म्यूकोसा होता है, तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू कोलोरेक्टल कैंसर इज करेक्ट? लेफ्ट साइडेड जो कोलोरेक्टल कार्सिनोमा होते हैं वो ब्लीडिंग पर रेक्टम के ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं, और जो राइट साइडेड है वो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के हिसाब से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। उधर ब्लीडिंग तो होती है बट वो विजिबल नहीं होती, ठीक है, वो ऑकल्ट ब्लीडिंग होती है। राइट साइडेड कोलोरेक्टल कैंसर इज़ मोर कॉमन एज कम्पेयर टू द लेफ्ट साइडेड कोलोरेक्टल कैंसर। नहीं, जो लेफ्ट साइडेड है वो ज़्यादा कॉमन होते हैं, ओके। लेफ्ट साइड कोलोरेक्टल कैंसर मोर कॉमन होते हैं देन राइट। और कोलोनोस्कोपी इन्वेस्टिगेशन चॉइस है वो तो होगी, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड है। While managing esophageal perforation, which of the following factors favor non-operative management? इनमें से कौन सी चीज़ होगी तो नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट अपन कर सकते हैं, ओके। देखो, फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप से परफोरेशन हुआ है तो अपन नॉन ऑपरेटिव कर सकते हैं। अगर जो रिजिड एंडोस्कोप होता है उससे अगर परफोरेशन हुआ है तो अपन को ऑपरेशन करना रहेगा। परफोरेशन अगर मीडियास्टेनम में हुआ है और स्मॉल सेप्टिक नोड है तो भी अपन नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट कर सकते हैं। बट अगर एब्डोमिनल ईसोफेगस में परफोरेशन हुआ है तो अपने पास ऑपरेशन करने के लिए और कोई ऑपरेटिव मैनेजमेंट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं अवेलेबल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिगार्ड टू फैप? फैप इज फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस। तो ये ना शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम 5 पे
म्यूटेशन होता है, APC जीन का म्यूटेशन होता है, उसकी वजह से होता है। दूसरी चीज़, ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है, रिसेसिव नहीं है। इट इज़ एसोसिएटेड विद 100% लाइफ टाइम रिस्क ऑफ डेवलपिंग कोलोरेक्टल कैंसर एंड कॉन्जेनिटल हाइपरट्रॉफी ऑफ द रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम is present in half of the cases of F. Correct. 1, 3 and 4. Which one of the following statement regarding inflammatory bowel disease is correct? देखो, क्रोन्स डिजीज़ जो है वो टर्मिनल इलियम को और एनल को ज़्यादा इन्वॉल्व करती है, ये गलत हो गया। फिस्चुला जो है क्रोन्स में ज़्यादा कॉमन होता है, स्ट्रिक्चर भी क्रोन्स में कॉमन होता है, पेरिनल डिजीज कॉमन इन क्रोन्स, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेंगस्टिगर ब्लैकेमोर ट्यूब जो है वो वेरिसियल ब्लीडिंग के लिए, इसोफेजियल वेरिसियल ब्लीडिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसमें ना 3 चैनल्स होते हैं, एक तो गैस्ट्रिक बैलून को फुलाने वाला होता है, एक इसोफेजियल बैलून को फुलाने वाला होता है, और एक होता है जो गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पिरेट करने के लिए। ओके। द मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ द लिवर इज हेमेंजियोमा। द बेस्ट पोजिशन टू पैल्पेट द मिनिमल एनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन। स्प्लीन अगर मिनिमली एनलार्ज है तो उसको आप कौन सी पोजीशन के थ्रू बेस्ट पैल्पेट कर सकते हो? देखो, स्प्लीन कहाँ होती है? लेफ्ट साइड में, तो पेशेंट को रखना है राइट डेक्यूबिटस पोजीशन में, राइट लेटरल डेक्यूबिटस पोजीशन में, और पैल्पेट करना है लेफ्ट सबकोस्टल स्पेस को। ओके, बी ऑप्शन। अ यंग 28-year-old मेल वॉज ऑपरेटेड फॉर ड्यूडेनल अल्सर परफोरेशन पेरिटोनाइटिस। 28 साल का पेशेंट है, ड्यूडेनल अल्सर परफोरेशन पेरिटोनाइटिस के लिए उसको ऑपरेट कर रहे हैं अपन। After having recovered well for 5 days, he developed high fever, chills and toxic symptoms आ रहे हैं, यानी कुछ एब्सेस हो रहे, कुछ फील आ रहा है। He developed right shoulder tip pain and intractable hiccups, यानी या तो इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, और जिस हिसाब से इसकी हिस्ट्री है वहाँ पे कोई एब्सेस या पस बन रहा है जो राइट साइड जो डायफ्राम है उसको इरिटेट कर रहा है, क्योंकि राइट फ्रेंड इरिटेट होकर ही ये हिकअप्स और शोल्डर टिप पेन दे रही है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में सर्जिकल साइड इन्फेक्शन नहीं है, पोस्ट ऑपरेटिव पेरिटोनाइटिस नहीं है, ठीक है। राइट लोब लिवर का तो कुछ रिलेटेड है, तो सब फ्रेनिक एब्सेस हो गया है उसको ना। 26 सीड बेल्ट सिंड्रोम में मोस्ट कॉमन साइड जो ब्लीडिंग की होती है वो होती है मीसेंट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ एक्सुडेटिव असाइटिस। देखो, जो असाइटिस होता है वो 2 तरीके का होता है, ट्रांसुडेटिव होता है, एक्सुडेटिव होता है। एक इन जनरल जो मैंने खुद ने चीज़ नोटिस करी और जो एक कॉन्सेप्ट भी है इसका, वो ये है कि जो ट्रांसुडेटिव कॉजेज होते हैं उसमें हार्ट की चीज़ें जैसे कंजस्टिव कार्डिक फेलियर हो गया, लिवर की डायरेक्ट कॉज जैसे क्रॉनिक लिवर डिजीज़ हो गया, ठीक है, सिरोसिस हो गया, और भी कोई जो डायरेक्टली लिवर से और हार्ट से रिलेटेड कंडीशन है ना, वो सब ट्रांसुडेटिव में आ जाएगी, चाहे कोई सी भी हो। एक्सुडेटिव में मैलिग्नेंसी हो गई, एक बुट-चियारी सिंड्रोम एक्स्ट्रा चीज़ है, और इनके अलावा जो नहीं आती है इसमें, ठीक है। फेमस तो 2 मैंने बताई दिए, और इनके अलावा जो इसमें आ रही हो वो। तो अब देखते हैं ऑप्शन। कंजस्टिव कार्डिक फेलियर इज़ अ कॉज ऑफ ट्रांसुडेटिव, पोर्टल वेन ट्रांसुडेटिव, नेफ्रोटिक ट्रांसुडेटिव। हाँ, जो नेफ्रोटिक कॉजेज है, किडनी वाले कॉजेज, वो भी ट्रांसुडेटिव में आता है। तो एक ही ऑप्शन बचता है इसमें मेरा, पेरिटोनियल मैलिग्नेंसी, ठीक है। Which of the following statement is correct regarding the E-fast in the trauma? E-fast is a technique to assist free fluid in the abdominal cavity only. गलत। It is a technique to assist free fluid in the abdominal cavity, thoracic cavity and the pericardium, ये करेक्ट है, ठीक है। और it is a technique to assist free fluid in pelvic cavity में और pleural cavity में कभी ये यूज़ नहीं आती है। ओनली जब वर्ड आ गया वो क्वेश्चन थोड़ा सस्पिशियस हो ही जाता है ना, MCQ में ध्यान रखना। A 47-year-old male come to the surgery OPD with history of recurrent episode of the UTI. He gave history of the urine being frothy, occasionally having bubbles. उसको बार बार UTI हो रहा है और यूरिन कैसा हो रहा है उसका, फ्रोदी हो रहा है और ओकेजनली बबल्स आ रहे हैं। अब इमेजिन करो कि यूरिन में बबल्स कैसे आ रहे हैं, एयर कहाँ से आ रही है, ठीक है। अब अपन ऑप्शंस देख के चलो देखते हैं। एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई ऐसा इन्फेक्शन है क्या जो बबल्स प्रोड्यूस कर सकता है? नहीं है ना। अपन अगर बात करें जो गैस गैंग्रीन का भी केस हो तो इस तरीके से तो प्रेजेंट नहीं करेगा ना। कोलोवेसिकल फिस्चुला, देखो कोलोवेसिकल फिस्चुला क्या है,
कोलोन में और यूरिनरी ब्लैडर में एक फिस्टुला बन गया है, कनेक्शन बन गया है, तो ये चीज़ एक्सप्लेन करती है यूटीआई को, बिल्कुल करती है। और एयर आने को यूरिन में बिल्कुल करती है। ट्यूबरकुलर सिस्टाइटिस नहीं, और यूरेथ्रोक्यूटेनियस फिस्टुला ये भी नहीं है। यूरेथ्रोक्यूटेनियस में क्यूटेनियस टिश्यू से फिस्टुला होगा तो एयर कैसे आएगी ना, एयर इस केस में नहीं आ रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सीन इन नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफिलिस। देखो नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफिलिस में एक ट्रायड होता है जिसका नाम है हकीम्स ट्रायड। इस ट्रायड में 3 चीज़ें आती हैं। एक तो होता है कॉग्निटिव डिक्लाइन, इनकॉन्टिनेंस और गेट डिस्टर्बेंस। ये 3 चीज़ें मिलके ये हकीम्स ट्रायड बनता है। तो अपन देखते हैं इसमें सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हो गया। अब इसमें ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, थर्ड एंड फोर्थ चूज करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ द लैरिंग्स। लैरिंग्स के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। लैरिंग्स चेस्ट का फिक्सेशन करता है, एड्स इन स्वेलिंग ऑफ द फूड, फाउंडेशन एंड एस्पिरेशन। तो लैरिंग्स इनमें से क्या क्या करेगा, लैरिंग्स चेस्ट का फिक्सेशन करता है, ठीक है। दूसरा स्वेलिंग में लैरिंग्स का कोई काम हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। फाउंडेशन और एस्पिरेशन का काम है। तो 1, 3 एंड 4 ऑप्शन सी। Which of the following are included in the classical clinical presentation of pericardial tamponade? क्लासिकल प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीज़ आती है, पहले तो आप बता दो। देखो हाइपोटेंशन, रेज्ड जेवीपी और मफल्ड हार्ट सॉन्ग। तो इसमें 1, 2 एंड 3 हो गया, ठीक है। ये 3 हो गए ना। मासोका स्टेजिंग इज यूज्ड फॉर। मासोका स्टेजिंग जो है वो थाइमोमा के लिए यूज़ होती है। कंसिडर द फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर्स, लो बैक पेन, सडन एनेस्थीसिया, मोटर वीकनेस इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज, वेरिएबल रेक्टल एंड यूरिनरी सिम्टम्स। विच ऑफ द अबव क्लिनिकल फीचर्स मे बी प्रेजेंट इन अ पेशेंट विद कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम में कौन कौन से प्रेजेंट होगा। देखो कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम में, ठीक है, लो बैक पेन होता है, इसके साथ में सडन एनेस्थीसिया मिलेगा, मोटर वीकनेस होगी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, और वेरिएबल रेक्टल एंड यूरिनरी सिम्टम्स भी प्रेजेंट होंगे। कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम में देखो क्या होता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना वो एंड हो जाती है, उसके बाद वो जो अपने नर्व रूट्स, नर्व जो ब्रांचेस होती है, नर्व्स निकल रही होती है, इन नर्व्स को बोलता है कॉर्डा इक्विना। घोड़े की पूंछ को बोलता है एक्चुअली कॉर्डा इक्विना। तो ये उसके जैसा दिखता है, इसलिए इसको कॉर्डा इक्विना नाम दिया अपन ने। अब यहाँ पे डैमेज हो रहा होता है प्रेशर की वजह से, यहाँ पे, ठीक है, इंजरी हो रही होती है प्रेशर की वजह से या किसी भी डैमेज की वजह से, इनको डैमेज हो रहा है एक तरीके से फंक्शनिंग में नर्व्स को। तो इसे कहते हैं कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम। इसमें चारों चीज़ें मिलेगी, लो बैक पेन होगा, सडन एनेस्थीसिया होगा, मोटर वीकनेस इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड वेरिएबल रेक्टल यूरिनरी सिम्टम्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। Which one of the following drug is a long-acting local anesthetic agent? लॉन्ग-एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक एजेंट में सबसे लॉन्ग एक्टिंग है ब्रूपिकामिन, पर ये कार्डियोटॉक्सिक भी है, इसलिए इसको जो अपन ऐसे यूज़ नहीं कर सकते कि अपन सिर्फ ऐसे करते हैं ना कि सेगमेंटल ब्लॉक देने के हिसाब से करें, कि आपको मान लो हैंड में लोकल एनेस्थीसिया देना है तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये लीकेज हो गया टूर्निकेट की, तो टूर्निकेट लूज़ होगा और एकदम से सिस्टम में सर्कुलेशन हो जाएगा तो कार्डियोटॉक्सिक है, कार्डियक अरेस्ट कर सकते हैं। अ पेशेंट विद हेड इंजरी विद अ ग्लासगो कोमा स्केल ऑफ 10 इज क्लासिफाइड एज माइल्ड, ठीक है। देखो ग्लासगो कोमा स्केल 15 तक होता है, 8 से जो कम होता है ना स्कोर वो तो सीवियर होता है, ठीक है। 12 से 15 नॉर्मल होता है, 8 से और इसके नीचे मॉडरेट होता है, माइल्डली मॉडरेट, है ना। गैस गैंग्रीन रिजल्टिंग इन क्रेपिटस इन टिश्यू एंड अ स्वीट स्मेलिंग ब्राउन एक्सुडेट इज कॉज्ड ड्यू टू इन्फेक्शन बाय। ये बोल रहा है कि गैस गैंग्रीन है तो डायरेक्ट क्लोस्ट्रिडियम पल्पिनस लगा दो, स्वीट टिश्यू तो सब एक सपोर्टिव लैंग्वेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉमन कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद द एंट्रल न्यूट्रिशन इन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स है उनमें एंट्रल न्यूट्रिशन के साथ रिलेटेड कौन सी पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस
होती है। तो देखो जो ट्यूब दे रहे हो वो माल पोजिशन हो सकता है, उस ट्यूब का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, डायरिया कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, पर आपके एंटर न्यूट्रिशन देने से प्री डिस्पोजिशन नहीं होता सिस्टम सब चीज़ को। सर्जरी की वजह से हो सकता है, पर एंटर न्यूट्रिशन की वजह से तो बिल्कुल नहीं होता। इलेक्ट्रॉन डिस्बैलेंस हो सकता है, आपने ज़्यादा कम दे दिया तो। 1, 2 एंड 4 इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग ब्लड सब्सटीट्यूट्स। ब्लड सब्सटीट्यूट्स जो हैं, देखो दे आर बायोमिमेटिक, कि भाई जो ब्लड है उसके कंपोनेंट्स को मिमिक करता है ना। दे आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन वॉर इंजरीज। इनको आप एक्सटेंसिवली तो यूज़ नहीं करते वॉर इंजरीज़ में, ठीक है। वहाँ पे और भी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन प्लाज्मा वगैरह, ये सब चीज़ें भी अगर आपके पास हॉस्पिटल्स हैं और क्रिस्टलॉइड्स हुए वो भी यूज़ कर सकते हैं। दे आर मेड ऑफ पर फ्लोरोकार्बन इमल्शन, सही है, और दे आर हीमोग्लोबिन बेस्ड, ये भी सही है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज करेक्ट। इस्कीमिया रीपरफ्यूजन सिंड्रोम इस कैरेक्टराइज्ड बाय। इस्कीमिया रीपरफ्यूजन सिंड्रोम में क्या होता है कि भाई ब्लॉकेज हो गया कोई भी एम्बोलाई की वजह से, या फिर प्रेशर हो गया ब्लड वेसल पे, वो आगे ब्लड नहीं दे पा रही है, वहाँ पे हाइपोक्सिया हुआ, हाइपोक्सिया की वजह से इन्फ्लेमेशन होगा, इस्कीमिया हो गया, और ये सब चीज़ें आगे चलती रहती है। तो इसमें ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। और ठीक है, द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन ड्यूरिंग सेकेंड हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी। सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में आयरन का डेली रिक्वायरमेंट कितना होता है? 6 mg पर डे होता है सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन नॉर्मल प्रेगनेंसी शोज़ कि भाई नॉर्मल प्रेगनेंसी है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है वो शो क्या करता है कि जो कार्ब्स जो हैं, ठीक है, वो अपन कम यूज़ करते हैं उसको अपन एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। सबसे इजीली यूज़ जो एनर्जी के लिए अपन कर सकते हैं उसको कर सकते हैं ग्लूकोज को। उसके बाद फिर अपन कार्ब्स, फैट और इस पर आते हैं। अगर ग्लूकोज ख़त्म हो गया है तभी तो आप कार्ब्स को मेटाबोलाइज कर रहे हो, डेट मीन्स उसको हाइपोग्लाइसीमिया, फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया। समझ रहे हो इस कॉन्सेप्ट को, है ना। अ टिपिकल केस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इन प्रेगनेंसी विल शो विच ऑफ द फॉलोइंग। एक टिपिकल आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया केस प्रेगनेंसी में इनमें से कौन कौन सी चीज़ दिखाएगा? IDA, डेट मीन्स हीमोग्लोबिन लेस देन 10 इज IDA, ठीक है। PCV लेस देन 30%, PCV अगर 30% से कम है तो भी आयरन डेफिशिएंसी को सपोर्ट करता है ये अपने। MCHC मोर देन 30% नहीं करता, और पेरिफेरल ब्लड स्मेल में अगर मिल रहा है तो कोई शक वाली बात है नहीं इसमें। तो 43 का B। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मोलर प्रेगनेंसी। देखो जो मोलर प्रेगनेंसी है ना उसमें आमेनिया होगा, वेजिनल ब्लीडिंग होगी, एक्सेसिव वॉमिटिंग होती है क्योंकि HCG बहुत ज़्यादा हाई होता है इसमें, और ग्रेप लाइक वेसिकल्स के एक्सपल्शन की हिस्ट्री होगी। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी गिवन टू अ प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन को आप कौन कौन सी वैक्सीन दे सकते हो? इसमें से आप कोविड नहीं दे सकते, कोविड इज़ अ लाइव वैक्सीन, ठीक है। सॉरी, कौन कौन सी दे सकते हो? कोविड दे सकते हो, ये MMR नहीं दे सकते, MMR इज़ अ लाइव वैक्सीन। इसके अलावा आप हेपेटाइटिस बी दे सकते हो, रेबीज़ दे सकते हो। तो 1, 3 एंड 4 दे सकते हो। MMR इज़ अ लाइव वैक्सीन, वो नहीं दे सकते। जैसे रिकॉम्बिनेंट है ये दे सकते हो, उसे लाइव डायरेक्टली नहीं दे सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रू लेबर पेन का इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है? देखो ट्रू लेबर पेन की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ना कॉन्ट्रैक्शन जैसे जैसे बढ़ते हैं ये इंटेंसिफाई होती जाती है, और साथ में सर्विस का भी प्रोग्रेसिवली एफेसमेंट एंड डायलेशन होता है, और जो बैग ऑफ वाटर है, ठीक है, उनका भी फॉर्मेशन होता है। पेन इज कन्फाइंड टू लोअर एब्डोमेन एंड द ग्रोइन, नहीं, पेन है ना जनरलाइज होता है एब्डोमेन, ग्रोइन, ठीक है, अपर एब्डोमेन तक भी आ जाता है। तो 1, 2 एंड 3। विच आर दी पार्ट्स ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, जो एमसेल जो बोलते हैं अपन, ठीक है। तो इसमें इस एमसेल में कौन कौन से पार्ट है इसके? इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट IM विद इन 1 मिनट और डिलीवरी द बेबी, ताकि एक्सपेंशन ऑफ दी जो प्लेसेंटा इजीली हो जाए और PPH को प्रिवेंट कर सके अपन, बिल्कुल करेक्ट। इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट्स IM एट द बर्थ ऑफ फर्स्ट ट्विन इन ट्विन प्रेगनेंसी, नहीं, फर्स्ट ट्विन के बाद नहीं देते, दोनों ट्विन निकल जाते हैं उसके बाद देते हैं। और कंट्रोल करो टेक्शन करो और डिलेट करो क्रैम्पिंग करो।
1, 3 एंड 4, 47 का सी। 48 विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग दी एक्यूट मेस्टाइटिस। देखो एक्यूट मेस्टाइटिस जो बेबी की वजह से इन्फेक्शन होता है, ठीक है, निपल एरियो कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट में, उसके बारे में बात है यहाँ पे। तो इट इज़ यूजुअली अगर इन फर्स्ट 2 to 4 वीक पोस्टमार्टम। ओके, नेक्स्ट microscopic examination of the breast will show leukocyte count more than 10 to power 6 and bacterial count more than 10 to power 3, ये भी सही है। कॉमन ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ठीक है, वो इसमें बैक्टीरियोइड और इकोलाई और क्लेप्सिला होते हैं क्या? नहीं बोले तो स्टाइफोरियस होता है। और दी सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन इज इन्फेंट्स नेजोफेरिंक्स एंड थ्रोट। करेक्ट, 1, 2 and 4 इज करेक्ट। As per the classification of the obstetric anal sphincter injury, tear of greater than 50% of the external anal sphincter is of degree, कितनी डिग्री का होगा? वो होगा 3B। देखो ये जो क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। थर्ड को अपन ने डिवाइड कर रखा है इसमें A, B और C में। जो फर्स्ट डिग्री टीयर होता है ना, उसमें इंजरी होती है सिर्फ पेरिएनल स्किन में। सेकंड डिग्री जो टीयर होता है उसमें पेरिएनल मसल्स में इंजरी होती है, बट वो एनल स्फिंक्टर को इन्वॉल्व नहीं करता है। अब थर्ड डिग्री से एनल स्फिंक्टर इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है। तो जो थर्ड A है उसमें लेस देन 50% होता है। जो B है उसमें मोर देन 50% होता है। ये मैं बात कर रहा हूँ अभी एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर की। और जो C है इसमें एक्सटर्नल के साथ में इंटरनल एनल स्फिंक्टर भी टीयर हो जाता है। तो यहाँ पे इसलिए 3B गया। ओके, 1B में सिर्फ पेरिनल स्किन, यहाँ पे सिर्फ पेरिनल मसल स्फिंक्टर को छोड़ के, यहाँ पे एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर 50% से कम, इसमें B में 50% से ज़्यादा, और C में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एनल स्फिंक्टर्स डैमेज हो जाते हैं कम्प्लीटली। ओके, 50 विच ऑफ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द लैक्टेशन फेलियर आफ्टर द डिलीवरी। तो आगे कॉजेज होते हैं अगर इनफ्रीक्वेंट सकिंग कर रहा है बेबी, डिप्रेशन और एंजाइटी है मदर को प्रीक्यूरियम पीरियड में, और प्रोडक्टिव इनहिबिटर ले लिया मदर। तो 1, 2 एंड 3 तीन ऑप्शन हो गए इसमें। 51। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 51। सेकेंडरी अरेस्ट ऑफ डायलेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लेबर मे बी ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। लेबर के प्रोसेस में सेकेंडरी अरेस्ट किस चीज़ की वजह से हो सकता है? तो सेकेंड अरेस्ट पुअर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो सकता है। सिजेशन और सर्वाइकल डायलेशन डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। सिजेशन और सर्वाइकल डायलेशन डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इसकी वजह से भी हो सकता है। अगर रुक जाएंगे तो डिसप्रपोर्शन एंड माल प्रेजेंटेशन ऑफ द चाइल्ड, इस वजह से हो सकता है। 1, 2, 3। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट फ्रॉम, जो लेबर की फर्स्ट स्टेज होती है वो स्टार्ट होती है जब जो ट्रू लेबर पेन शुरू होता है अंटिल जो पूरा सर्विक्स है उसका डायलेशन नहीं हो जाता। फिर सेकंड जो स्टेज है वो बेबी की डिलीवरी वाला हो गया, थर्ड स्टेज प्लेसेंटा की डिलीवरी वाला हो गया। तो इसमें C ऑप्शन होगा। 53 वेसाइकोवेजाइनल फिस्टुला इज क्लासिफाइड एज कॉम्प्लिकेटेड इफ इट इज हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर। वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला को अपन कॉम्प्लिकेटेड कब क्लासीफाई? देखो पहली चीज़ तो जो वेसाइकोवेजाइनल फिस्टुला है ना, ये सिंपल टाइप का होता है और कॉम्प्लिकेटेड टाइप का होता है। सिंपल टाइप जो है ना, ये है ना 3 सेंटीमीटर तक में होता है, ठीक है, साइज़ 3 सेंटीमीटर तक होता है। इसका साइज़ मोर देन, कॉम्प्लिकेटेड का साइज़ मोर देन 3 सेंटीमीटर होता है। तो साइज़ मोर देन 3 सेंटीमीटर हो गया। दूसरा ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो जो सिंपल होगा वो सुपरा ट्राइगोनल इन्वॉल्वमेंट होता है, जो कॉम्प्लिकेटेड होता है उसका ट्राइगोनल इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। तो इसमें ये सेकेंड ऑप्शन आउट हो गया। इसमें सुपरा ट्राइगोनल है, इसमें ट्राइगोनल इन्वॉल्वमेंट है। पेल्विक मेलिग्नेंसी और प्रायर रेडिएशन थेरेपी का इसमें कोई हिस्ट्री नहीं होगी, इसमें हिस्ट्री होती है, तो ये भी आ गया। और जो लोकेशन है, ठीक है, यहाँ पर जो लोकेशन होती है ये हाई वेजाइनल लोकेशन होती है, यहाँ पर मिड वेजाइनल लोकेशन होती है, तो ये भी हो गया। और एक चीज़ और, वेजाइनल लेंथ सिंपल में तो नॉर्मल होती है, यहाँ पर डिक्रीज़ हो जाती है कॉम्प्लिकेटेड वेजाइना की लेंथ। तो 53 का आंसर तो अपना क्या हो गया? 1, 3 एंड 4 C। और आपको ध्यान में क्या रखना है, जो सिंपल है उसका साइज 3 सेंटीमीटर होता है, कॉम्प्लिकेटेड का मोर देन 3 सेंटीमीटर,
यहाँ पर जो सुपर ट्राइगोनल होती है सिंपल में, ये ट्राइगोनल लोकेशन होती है, यहाँ पर मैलिग्नेंसी की हिस्ट्री वगैरह नहीं होगी, इसमें होती है रेडिएशन मैलिग्नेंसी की हिस्ट्री। ये हाई वेजाइनल होता है, ये मिड वेजाइनल होता है, और यहाँ पर अपने जो लेंथ होती है इस कॉम्प्लिकेटेड में लेंथ डिक्रीज होती है, उसमें नहीं होती। 54 विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मसल कलेक्टिवली फॉर्म लिवेटर एनाई मसल। लिवेटर एनाई मसल कौन कौन सी मिलकर बनाती है? इस्कियोप्यूबिस, प्यूबोकॉक्सीजियस, इलियोकॉक्सीजियस। ठीक है, इस्कियोप्यूबिस, प्यूबोकॉक्सीजियस और इलियोकॉक्सीजियस। तो 54 का आंसर हो गया बी। ब्लड सप्लाई टू द यूट्रस कम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी। तो ओवेरियन आर्टरी से ब्लड सप्लाई टू द यूट्रस कम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी। ठीक है, ओवेरियन आर्टरी है, वेजाइनल, यूट्राइन और इन्फेरियन में से कौन सा आंसर है? ठीक है, तो यूट्रस को ओवेरियन आर्टरी सप्लाई कर सकती है, वेजाइनल कर सकती है, ठीक है, और यूट्राइन तो करेगी, इन्फीरियर वेसिकल आर्टरी नहीं करती। 1, 2 and 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्री रिक्विजिट फॉर एंडोमेट्रियल एवल्यूशन के लिए प्री रिक्विजिट इसमें से कौन कौन सा है? यूट्रस इज 12 to 14 वीक साइज, वुमन वॉन्ट्स टू प्रिजर्व हर रिप्रोडक्शन फंक्शन, तब तो यही करेंगे। फाइब्रोइड का साइज मोर देन 3 सेंटीमीटर तो भी नहीं करते। वुमन भी प्रीफर टू प्रिजर्व हर यूट्रस, तो उसमें आप एंडोमेट्रियल एवल्यूशन करेंगे, प्री रिक्विजिट वो होगा इसमें। 56 में डी। 57 एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग करने का बेस्ट डे कौन सा होगा? 21 या 21 to 23 जो डे होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का इज़ द बेस्ट डे टू डू एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग। 58 27-year-old female married for 3 years regularly cohabiting with husband presents to gynae OPD with complaint to inability to conceive for 2 years ड्यूरिंग क्लिनिकल एजुकेशन HSG करा है, वहाँ पे इरेगुलरली आउटलाइन ऑफ द यूट्राइन कैविटी एंड रिजिड फेलोपियन ट्यूब मिल रही है नोडुलेशन के साथ में, जेनेटल टीबी का केस है तो भाई। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वर्क्स टुवर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज। तो स्क्रीनिंग करती है वो हाई रिस्क केसेज में HIV की, फैसिलिटेटिंग एडॉप्शन ऑफ द ऑर्फन्स का काम कोई नहीं है, पब्लिक एजुकेशन करनी है, सेफ सेक्स और ट्रीटिंग द HIV केसेस फ्री ऑफ कॉस्ट। 1, 3 and 4 प्रोफाइलेक्टिक ओफ्रेक्टोमी इज रिकमेंडेड इन हाई रिस्क वुमेन विद विच ऑफ द फॉलोइंग। किस किस में करनी है प्रोफाइलेक्टिक प्रोफाइलेक्टिक ओफ्रेक्टोमी किस किस केस में करोगे आप? अगर किसी में म्यूटेशन आपको मिल गया डायरेक्टली और स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री उसके साथ में तो करोगे, वरना एक्सेस जस्टिस में तो कोई ज़रूरत नहीं होती। शिलर डुअल बॉडी, शिलर डुअल बॉडी किस में देखने को मिलती है? एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर में देखने को मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्टिंग्विशिंग फीचर टू डिस्टिंग्विश गार्टनर सिस्ट फ्रॉम सिस्टोसिल। गार्टनर सिस्ट को सिस्टोसिल से आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि जो सिस्टोसिल है ना वो कंप्रेसिबल है, रिड्यूसेबल है, पर गार्टनर सिस्ट नहीं होता है, ठीक है। सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर वेंट्रल सस्पेंशन ऑफ द यूट्रस इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर यूट्रस जो है वो बाहर निकल गया, रेट्रोवर्जन हो गया पूरा, ठीक है उसका, तो अपन को इसको वापस वेंट्रल सस्पेंशन एक तरीके से उसको रीपोजिशनिंग की सर्जरी है ना, तो आंसर इज बी। 29-year-old फीमेल है with 3 month amenorrhea present to gynae OPD with complaint of something coming out of her vagina. On clinical evaluation she was found to have single live pregnancy है और second degree uterine prolapse है। Which one of the following is the best management plan? देखो second degree prolapse है और single live pregnancy है, और अभी वो है ना अभी वो जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ठीक है, जस्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फिनिश करने वाली है, तो इस केस में ना अपन अभी पैसेरी ट्रीटमेंट करेंगे। अगर उसको पहले से हिस्ट्री होती ना तो अपन सर्कलाज के लिए काम करते हैं, पर अभी कोई ज़रूरत नहीं है सर्कलाज करने की, सिर्फ पैसेरी ट्रीटमेंट करेंगे। ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द HIV इन्फेक्टेड वुमेन विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिकमेंडेड। पहला है ज़िडोविडिन इज गिवन एट द ऑनसेट ऑफ लेबर देंगे। इलेक्टिव सीजरियन डिलीवरी रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ वर्टिकल ट्रांसमिशन,
इलेक्ट्रिक सीजन डिलीवरी बल्कि ट्रांसमिशन का रिस्क को बढ़ाती कम मतलब रिड्यूस करती है, सही है। अम्यूनोटोमी एंड ऑक्सीटोसिन ऑगमेंटेशन शुड बी डन, ये है ना अपन प्रिवेंट करते हैं। एंड ARV थेरेपी तो देनी दी होगी सारे न्यूट्स को 1, 2 एंड 4 65 का डी 66। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉम्प्लिकेशन इन द बेबी ड्यू टू द पोस्ट मैच्योरिटी ऑफ द प्रेगनेंसी। तो मैक्यूनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम होगा, ठीक है, और हाइपोग्लाइसीमिया होता ही है, IVS तो प्रीटर्म का है, और पॉलीसाइथेमिया होता है 1, 2 एंड 4। इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी प्रेजेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। तो इंट्राहेपेटिक में क्या क्या चीज़ होती है, प्लूराइटिस आफ्टर 28 वीक होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में, सही है। सीरम बिलिरुबिन लेवल्स मोर देन 5 mg पर डेल, सीरम बिलिरुबिन लेवल मोर देन 5 mg पर डेल नहीं होते, ये होता है जितना मेरे को ध्यान आ रहा है ये 8 के अराउंड होता है, ठीक है, 8 to 10। फिर रेज लेवल ऑफ सीरम बाइल एसिड होता है, और इसमें फीचर सबसाइड विद इन 2 वीक ऑफ द पोस्टमार्टम, ये भी करेक्ट है इसमें। तो 1, 3 एंड 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ब्लड वैल्यू ऑफ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की ब्लड वैल्यू इसमें कौन कौन सी होती है। सीरम आयरन इज लेस देन 30 माइक्रोग्राम पर 100 ml, ट्रू। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इज लेस देन 400, नहीं, ये ज़्यादा ही होती है इससे तो। और परसेंटेज सेचुरेशन इज लेस देन 10%, टू। सीरम फेरिटिन इज बिलो 30 माइक्रोग्राम पर लीटर, ये भी हुआ फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ये मोर देन 400 होती है। क्लिनिकल फीचर ऑफ एन इन्फेंट विद फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन एट बर्थ इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन में क्लिनिकल फीचर क्या क्या इंक्लूड होते हैं। बच्चा जो होगा जिसमें ग्रोथ रिटार्डेशन वाला जो बच्चा होगा वो ओल्ड मॉक अपीयरेंस देता है, ये टर्म याद रखना, ओल्ड मैन अपीयरेंस देता है, सॉरी। और बेबी अलर्ट होगा, रिफ्लेक्सिव नॉर्मल होते हैं, देयर इज प्रेजेंस ऑफ द वेट डेफिसिट, बच्चा थिक नहीं होता, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग छाया कॉन्ट्रासेप्टिव विल, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो छाया जो है पोटेंट एंटी ईस्ट्रोजेनिक है और वीक ईस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी होती है इसकी। इसमें फेलियर रेट जो है वो 1 to 4 पर 100 वुमेन ईयर होती है, ये भी सही है। छाया की खास बात यह है कि ये ना वो है ऑर्बिनॉक्सीफेन, हफ्ते में एक बार देनी होती है इसको, और सेंट्रोमिन भी नाम है इसका। ये ओवुलेशन को इनहिबिट नहीं करती है, ये ना सम वाली है, सम टाइप है, तो ईस्ट्रोजन के हिसाब से काम करती है। इस क्रिएट असिंक्रोनी बिटवीन द जाइगोट एंड एंडोमेन, हाँ, यूट्राइन में इस तरीके से फंक्शन करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन का, इसमें से कौन कौन से प्रॉपर्टी 10 साल तक है, इम्प्लांट्स भी 4-5 साल चलते हैं, और ये LNG भी शायद 3 to 4 ईयर का, हाँ, 1, 2 एंड 3 लॉन्ग एक्टिंग होगा, मतलब ईयर्स में आ गया ना, तो ये लॉन्ग एक्टिंग हो गया। हाउ मेनी टाइम्स इन अ ईयर डज विड्रॉल ब्लीडिंग अकर इन एक्सटेंडेड कंटिन्यूस रिजिम ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कितने टाइम्स होती है मिनिमम, लगभग अराउंड कितने टाइम्स है, 4 बार। बायलैटरल टोटल सेल्फिंडेक्टोमी इज रिकमेंडेड सर्जिकल प्रोसीजर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एपिथेलियल ओवरी कैंसर का रिस्क कम करने के लिए, ठीक है, आप बायलैटरल टोटल सेल्फिंडेक्टोमी करते हो, ओके। तो एपिथेलियल ओवरी कैंसर का जो प्रोसीजर है, ये सर्जिकल प्रोसीजर अपन किसके रिस्क को कम करने के लिए करते हैं, बायलैटरल टोटल सेल्फिंडेक्टोमी अपन एपिथेलियल ओवरी कैंसर के रिस्क को कम करने के लिए करते हैं। 74 टंग बाइट अकर इन एक्लेम्शिया एट, टंग बाइट जो है वो एक कॉन्ट्रैक्शन वाला है, तो क्लॉनिक स्टेज में होगा। इंडिकेशन फॉर रिमूवल ऑफ द IUD इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, IUD रिमूवल इंडिकेशन क्या क्या है इसमें, परफोरेशन अगर हो जाता है, प्रेगनेंसी हो जाती है उसके साथ में होते हैं, और 1 ईयर आफ्टर द मेनोपॉज निकाल लेते हैं। माइग्रेन कोई इसका रिमूवल का इंडिकेशन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर द यूज ऑफ COCPs, तो इसमें एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन COPs के लिए क्या है, सीवियर हाइपरटेंशन है, प्रेगनेंसी है, रेटिनोपैथिक डायबिटीज़ नॉर्मल हो कोई दिक्कत नहीं, पर कोई कॉम्प्लिकेशन के साथ में हो तो दिक्कत है, गॉल ब्लैडर डिजीज़ कोई दिक्कत नहीं है ना। 1, 2, 3। 27 ईयर ओल्ड रिसेंटली मैरिड फीमेल है, कम टू फैमिली प्लानिंग क्लिनिक, रिक्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन मांग रही है वो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेड। तो इस केस में अपन इम्प्लांट दे सकते हैं उसको, जो सबडर्मल इम्प्लांट्स होते हैं सबक्यूटेनियस, जो नेक्स्ट प्लानोन इम्प्लांट दे सकते हैं, क्योंकि मैरिड है, लॉन्ग टर्म के लिए मांग रही है। 78 विच
ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन फॉर कोल्ड नाइफ कोनाइजेशन। कोल्ड नाइफ कोनाइजेशन जो अपन ये सर्वाइकल कैंसर की उसकी बायोप्सी के लिए करते हैं, तो कोल्पोस्कोपी साइटोजेन डायरेक्टेड बायोप्सी वाला हो गया। 79 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग टू फीमेल स्टेरिलाइजेशन के लिए इसमें से कौन सा ट्रू है। तो फीमेल स्टेरिलाइजेशन जो है डिलीवरी के या तो 24 से 28 घंटे 24 से 48 घंटे में आप कर लो। फिर आइडल टाइम फॉर इंटरवल लाइगेशन इज ल्यूटियल फेज प्रोसीडिंग मेंस्ट्रुएशन। नहीं, जो इंटरवल लाइगेशन है ना या फर्स्ट जो फेज़ होता है, ठीक है, प्रोलिफरेशन फेज, प्रोलिफरेशन नहीं, जो ब्लीडिंग के बाद ब्लीडिंग का जो फर्स्ट फेज होता है ना, फर्स्ट टू 10 डेज, उसमें करो। तो ये आंसर गलत हो गया। इट कैन बी कंबाइंड विद मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के साथ कंबाइन कर सकते हैं। इट इज़ ए प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट सीरियस ओवरी कैंसर। हाँ ठीक है, अगर ओवरीज निकाल लोगे या ओवरीज तो नहीं निकाले, स्टेरिलाइजेशन में अपन उसको ब्लॉक कर रहे हैं, तो ये सीरियस ओवरियन कैंसर के लिए प्रोटेक्टिव है। फर्स्ट 3 और 4 सी। द मोस्ट पॉपुलर टेक्निक ऑफ ट्यूबल लाइगेशन इज पोमोरॉय टेक्निक। ठीक है, पुराना क्वेश्चन है बहुत। 81 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द एवरेज नंबर ऑफ द चिल्ड्रन अ वुमन वुड हैव इफ शी वर टू पास थ्रू हर रिप्रोडक्टिव ईयर बियरिंग children at the same rate as a woman now in each age group। तो इसमें बात करें टोटल फर्टिलिटी रेट की। देखो, एक तो होता है जीए जनरल फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। फिर ये नेट रिप्रोडक्टिव रेट हो गया और ग्रॉस जनरल रिप्रोडक्टिव रेट हो गया, ठीक है, ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट हो गया। तो यहाँ पे बात हो रही है चिल्ड्रन, वो भी वुमेन की स्पेशली, बियरिंग कितने वो आगे जाके करती। तो देखो TFR है ना, 1 डिमांड करते हैं अपन कि भाई एक वुमेन है वो एक लड़की को जन्म दे, वो एक लड़की फिर आगे एक लड़की को जन्म दे, इस तरीके से पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगी। ये टारगेट है अपना। 81 डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट येलो फीवर वैक्सीनेशन रिक्वायरमेंट फॉर द इंटरनेशनल कैलेंडर। देखो, मैं आपको पहले एक चीज़ बता देता हूँ इसीलिए इसमें जो एक तो ना, जो पहले 10 साल का जो टाइम था ना, वो बढ़ा के लाइफ लॉन्ग कर दिया इसके सर्टिफिकेट मिलने के, ठीक है, 10 दिन तक, ठीक है, आप ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि इम्यूनिटी बनने में 10 दिन लगते हैं। जो पुराने सर्टिफिकेट है सबकी वैलिडिटी अपना लाइफ लॉन्ग होगी और जो नए बने उनकी वैलिडिटी अपने अभी लाइफ लॉन्ग चल रही है। तो ये टर्म ऑफ वैलिडेशन सर्टिफिकेट इज चेंज फ्रॉम 10 ईयर्स टू ड्यूरेशन लाइफ लॉन्ग हो गया है। एग्जिस्टिंग जो भी सबको लाइफ लॉन्ग मिल रहा है। वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट बिगिन 4 डेज नहीं 10 डेज इन इंडिया। बूस्टर डोज कुछ होता ही नहीं है इसमें ना, तो 1 and 2 इज करेक्ट। रिगार्डिंग एक्टिव इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टाइफॉइड फीवर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द टाइफॉइड जो है वो एक पॉलीसेकेराइड वैक्सीन है एंड इज इंजेक्टेबल एंड कैन बी गिवन सबक्यूटेनियसली और इंट्रामस्कुलरली, ठीक है, ये तो ट्रू है। The typhoid polysaccharide vaccine is required to be given in 2 doses and administered on 0 and 7th day। नहीं, इसका है ना सिंगल डोज लगता है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। टाइफाइड ओरल TY21 वैक्सीन रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन 3 डोजेज। नहीं, जो टाइफाइड ओरल TY21 है ना, वो 3 डोजेज तो चलता है, पर 0 इसमें नहीं चलता, 0, 3, 7 वो चलता है डे 1, डे 3 और डे 5 पे। और प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी विद टाइफाइड वैक्सीन ऐसे ही इमीडिएटली आफ्टर द वैक्सीन रिसीव नहीं 4 वीक लगता है। तो इसमें से 1 ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द मेंटोस टेस्ट फॉर ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस मेंटोस टेस्ट के लिए क्या ट्रू है। पहले तो मेंटोस टेस्ट के बारे में नॉर्मल बता देता हूँ मैं कि जो इसमें है 1 ट्यूबरक्लिन यूनिट 0.1 ml इंटरडर्मल में इंजेक्ट करते हैं। निडल जो है वो उसका बेवल जो है अपवर्ड फेस रखते हैं और जो इंजेक्शन है वो एक पेल व्हील बनाता है 5 से 10 mm का, ठीक है, अराउंड दी जो साइड पर इंजेक्ट करना है। और ये जो है अपन ट्यूबरक्लिन सीरीज के थ्रू देते हैं इसको इंजेक्शन को। अब देखो 84 में इट एंटर दी 1 यूनिट देते हैं अपन। इंजेक्शन शुड बी गिवन निडल बेवल फेसिंग अपवर्ड होता है। जो है साइड जो ये 5 से 10 mm तक का बनाती है व्हील एंड दिस इंजेक्शन शुड बी गिवन ट्यूबरक्लिन सीरीज से रहता है। तो 1 and 4। Which one among the following type of the ventilation
बेस्ट फिट फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम ऑफ वेंटिलेशन विच फ्रेश एयर ब्लोज इनटू द रूम बाय सेंट्रीफ्यूगल फैंस एंड टू क्रिएट अ पॉजिटिव प्रेशर एंड डिस्प्लेस द वेंटिलेटेड एयर। तो इसके लिए अपन प्लानम वेंटिलेशन करते हैं कि फ्रेश एयर अंदर आ रही हो, तो एक मतलब एग्जॉस्ट उल्टा लगाए, फ्रेश एयर एक अंदर खींच के लाना, अंदर से बाहर जो एयर है एक को लेके जाता है। नेलगोंडा टेक्निक फ्लोरिन के लिए होती है। स्मोकिंग इज कंसिडर्ड टू बी मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी हार्ट डिजीज। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू पॉसिबल मैकेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ विच इट एक्ट एज अ रिस्क फैक्टर। स्मोकिंग इनमें से किसके बेस पे एज अ रिस्क फैक्टर करता है? निकोटिन स्टिमुलेट एडिनोसिस ड्राइव, रेज द बीपी एंड मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड, इट इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड एरोसोलिसिस, इट लीड टू फॉल इन प्रोटेक्टिव एचडीएल को कम करता है, और ये बीटा प्रोटीन जो लेवल होता है इनको बढ़ाता है। 1, 2 and 3। द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव सुमन। इसका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या था सुमन का? कि मैटरनल और न्यूबॉर्न डेथ्स बिल्कुल ख़त्म करनी है, मतलब ज़ीरो करनी है। वाटर कंटेमिनेशन विद हाई कंटेंट ऑफ विच केमिकल कैन लीड टू मैथ हीमोग्लोबिन। साइनाइड होगा हाई लेवल में तो मैथ हीमोग्लोबिन हो जाएगा। With reference to human body requirement for protein, they are essential because they are protein essential। क्यों होते हैं बॉडी रिक्वायरमेंट के लिए? क्योंकि की सोर्स में एनर्जी नहीं होते, ठीक है, वो तो ग्लूकोज कार्ब्स ये सब होते हैं, फिर फैट होता है। एंड रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर चाहिए होते हैं किडनी में। क्रिटिकल फॉर अपकीपिंग सेल मेडिटेड इम्यूनिटी आईजी इम्यूनोग्लोबिन के लिए। वाइटल फॉर द सिंथेसिस ऑफ सर्टेन हार्मोन चाहिए होता है। 2, 3 and 4 इज करेक्ट। Which food protein among the following are considered to be the best and are used in nutritional studies as reference? एग हो गया, ठीक है। Consider the following statement with reference to trans fatty acid के लिए इसमें कौन सा स्टेटमेंट होगा करेक्ट? They are geometrical isomer of cis unsaturated fatty acid। फिर through atherogenic being unsaturated they are less so than saturated fatty acid। Through atherogenic being unsaturated they are less so than saturated fatty acid। इसका देखते हैं अभी। इट टेक ईयर्स फॉर ट्रांस फैटी एसिड टू बी फ्लश फ्रॉम द बॉडी। हाँ, इसको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है तोड़ने के लिए, अपन को मेटाबोलाइज करने के लिए, फ्लश करने के लिए। तो डायरेक्ट आंसर इसमें देखते हैं। फिर दे लोअर दी बोथ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एक्टिविटी, नहीं ये गलत है। आंसर है इसमें फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। तो ये दोनों तो करेक्ट ही है। ये इसका लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट है कि थ्रू एथ्रोजेनिक बीइंग अनसेचुरेटेड दे आर लेस सो देन सेचुरेटेड फैटी एसिड। नहीं, ये ज़्यादा खतरनाक होता है सेचुरेटेड फैटी एसिड से, है ना, एथ्रोजेनिसिटी के लिए। कंसिडर द फॉलोइंग डिसऑर्डर। विच ऑफ द अबव डिसऑर्डर अकर एज ए पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर में इनमें से कौन कौन से होते हैं? तो आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर में डिलेड मोटर माइलस्टोन होगा, एक्स्ट्रा पिरामिडल स्पास्टिसिटी होगी और हियरिंग डिफेक्ट्स। ओके, तो 1, 2 and 1, 2 and 4। विद रेफरेंस टू ऑक्यूपेशनल कैंसर कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक है। तो स्किन जो होते हैं ये निकल विकल के साथ होते हैं कि स्किन कैंसर नहीं, कैंसर ब्लैडर कैंसर डाई इंडस्ट्री वालों के लिए, डाई इंडस्ट्री वालों में होते हैं। और ल्यूकीमिया कैन अकर प्रोलॉन्ग बेंजोल एक्सपोजर, सही है। लंग कैंसर इज टिपिकली फाउंड इन वर्कर्स इलेक्ट्रिकल केबल वालों में लंग कैंसर नहीं होता, ठीक है। तो सेकेंड एंड थर्ड। If on amniocentesis the alpha fetoprotein is found to be elevated in the amniotic fluid, which defect or disorder is the fetus likely to have? Neurotive defect. Which of the following are the domain? जो इनमें से मतलब कौन सा लर्निंग का डोमेन है, ठीक है। तो लर्निंग में अफेक्टिव लर्निंग हो गया, कॉग्निटिव लर्निंग हो गया, साइकोमोटर लर्निंग हो गया। फिजियोलॉजिकल लर्निंग इज़ नॉट अ लर्निंग डोमेन, ये नेचुरल आ जाती है ये चीज़। तो 1, 2 and 4 96 का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिशरीज ऑफ द ICDS अंडर द आंगनवाड़ी स्कीम? इसके अंदर है ना जो बॉयज़ को छोड़ के सब आ जाते हैं, ठीक है। तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ।
विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द 3 क्रिटिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ हेल्दी फैसिलिटी बीइंग डिक्लेयर्ड एज अ फर्स्ट रेफरेंस यूनिट बनाने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए उसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, इमरजेंसी सर्विस के लिए अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, इम्यूनाइजेशन होना चाहिए, और इसके साथ साथ उसके अंदर में नहीं इम्यूनाइजेशन जरूरी नहीं है, उसके साथ ब्लड, ये न्यूबॉर्न के ना ब्लड स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट रेफरेंस बनने के लिए इमरजेंसी, ब्लड स्टोरेज और न्यूबॉर्न केयर का तो होना ही होना चाहिए। इम्यूनाइजेशन तो जनरली भी हो सकती है ना, कहीं भी हो सकती है, जैसे आंगनबाड़ी सेंटर्स में भी हो जाती है, घर घर जाकर भी इम्यूनाइजेशन हो जाता है आजकल तो। अब देखो इनमें से किस को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर, व्हाट इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मिनिमम एज एट विच द फॉलोइंग वैक्सीन आर एडमिनिस्टर्ड टू अ चाइल्ड एज पार्ट ऑफ द NIH की अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग एज में आपको इनको जमा के देना है कौन सी कब लगेगी वैक्सीन। ओके, तो सबसे पहले BCG लगती है बर्थ डोज, उसके साथ रोटा भी उसके बाद रोटा लगती है 6ठे वीक से, फिर जैपनीज इंसेफेलाइटिस 9वें मंथ में, और टिटनेस डिप्टीरिया फिर उसके बाद, ठीक है। तो आंसर हो गया इसमें बी। अंडर द नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम आशा हैव बीन entrusted to carry out which of the following activities, ठीक है। आशा are to search for suspected cases of leprosy in the village and take them PHC for diagnostic treatment, लेप्रेसी के ढूंढती है वो, सही बात है। आशा अरेंज अमाउंट, आशा कोई अमाउंट अरेंज नहीं करती है, यही गलत हो गया, ठीक है। आशा इंश्योर दैट ईच लेप्रेसी अफेक्टेड पर्सन इन द विलेज रिसीव माइक्रोसेलुलर रबर फुटवेयर, नहीं, फुटवेयर ढूंढने का काम उसका नहीं होता, ठीक है। और आशा फॉलो अप ऑल कन्फर्म केसेज लेप्रेसी के विलेज में टू इंश्योर दैट ट्रीटमेंट कम्प्लीशन, हाँ कम्प्लीशन की उसकी जिम्मेदारी होती है, उस चीज़ को उसको इंसेंटिव मिलता है। द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इस बॉन्ड बाय, तो ये जो प्रोग्राम है उसका कॉस्ट कौन संभालता है, सेंट्रल और स्टेट दोनों संभालती है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डैशबोर्ड इंडिकेटर यूज फॉर मॉनिटरिंग ऑफ द इंडियन न्यूबॉर्न एक्शन प्लान, ठीक है। तो न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर हेल्थ एजुकेशन मॉडल्स, हेल्थ एजुकेशन मॉडल इसमें मेडिकल मोटिवेशन, मेडिकल है, और मोटिवेशन है, ट्यूशन नहीं है, सोशल इंटरवेंशन है। हेल्थ एजुकेशन मॉडल में मेडिकल है, मोटिवेशन है, सोशल इंटरवेंशन है, यानी 1, 2 एंड 4 होता है हेल्थ एजुकेशन मॉडल में। Which who among the following has 2 general phases? First, simple pneumoconiosis, and the second phase characterized by progressive massive fibrosis. तो ये कोल वाला है एंथ्रोपोसिस, जिससे पहले तो सिंपल न्यूमोकोनिसिस होगा, फिर उसके बाद प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस हो जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोरिलेशन एक्स एंड वाई, इन दोनों के कोरिलेशन देखने अपन को कौन सा करेक्ट है। द कोरिलेशन इज, ठीक है, द कोरिलेशन इज डन बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल वाई, नहीं दोनों या तो इंडिपेंडेंट होता है। द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैन रेंज फ्रॉम -1 टू इन्फाइनाइट, -1 टू इन्फाइनाइट वैल्यू तो नहीं होगी, कोई पॉजिटिव में मतलब -1 टू +1 तक हो सकती है, ठीक है। इफ कोएफिशिएंट ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू 1, it indicates there is no association between x and y, and correlation does not necessarily prove the causation। तो इसका आंसर रहेगा कि जो अगर इन x और y है ना, ये दोनों ऑलरेडी वेरिएबल है, ठीक है, इनकी ये दोनों ऑलरेडी, जब अगर कोई चीज़ और जब दो कंपोनेंट्स ऑलरेडी वेरिएबल होगा ना, तो उनके बीच में कोरिलेशन प्रूव करना पॉसिबल नहीं होता बिल्कुल भी। अगर ये नॉन वेरिएबल होते तो आंसर 3rd हो सकता था, पर ये वेरिएबल इसलिए आंसर 4th होगा। विद रिगार्ड टू द लेड पॉइजनिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लेड पॉइजनिंग के रिगार्डिंग में कौन सा करेक्ट है। कॉर्पस प्रोफाइलिंग इन यूरिन इज यूजफुल स्क्रीनिंग टेस्ट, बिल्कुल। एंड हैंड वॉशिंग बिफोर ईटिंग इज एन इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ पर्सनल हाइजीन,
बिल्कुल, द यूज़ ऑफ डी पेनिसिलिन हैज़ बीन रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिव लेड पॉइजनिंग में। हाँ तीनों सही है। A water body was inspected to look for the presence of mosquito eggs. It was observed that there were boat-shaped eggs. ठीक है, and the egg has lateral floats है egg में, तो ये किसके eggs होंगे? ये एनाफिलिस के egg है, मलेरिया। इन द नेशनल प्रोग्राम HIV एड्स का जो 1990 वाला है, इसमें इनमें से कौन से ऑप्शंस ट्रू होता है ये देखने अपन को। HIV का क्राइटेरिया है अभी 2024 का क्राइटेरिया जो है ना, वो तो ये 95, 91, 95 ये 2017 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें ये था कि प्रपोर्शन जो पीपल है जो HIV वाले हैं, उनको अपन को है ना जिनको मतलब अपना स्टेटस नॉन है, वो अपन को 90% बनाना है, और जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो भी 90% बनाना है। प्लस जिनको अपन है ना इंफॉर्मेशन तो सबको देनी है, जिनको ट्रीटमेंट देना है और जिनको अपन को सारे है ना फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, और जिनको अपना स्टेटस पता होना चाहिए, ये सारे 90 बनाना है उनको। तो इसमें सेकंड एंड फोर्थ आंसर है डी। दी SRS सिस्टम जो होता है, जो SRS सिस्टम होता है, ये ना एक ड्यूल रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है, साल में 2 बार इसको रिकॉर्डिंग करते हैं अपन। क्रॉसओवर टाइप ऑफ स्टडी डिज़ाइन आर दोज इन विच ईच पेशेंट serve as his or her own control. In which of the following condition is a crossover study not suitable? में से कौन सी में crossover study suitable नहीं होती है? वो है अगर if the drug of interest cure the disease, और if the drug is effective during all stages of the liver, इसमें crossover study नहीं। देखो suitable पूछेगा ना, ठीक है, देखो यहाँ पूछ रहे हैं crossover study में क्या होता है, पेशेंट खुद ही है ना एज ए कंट्रोल काम करता है, एज ए केस काम करता है। तो एज ए कंट्रोल अगर वो काम कर रहा है तो कौन सा सूटेबल नहीं होगा? अगर वो ठीक हो रहा है उस दवाई से, ठीक है, तो अगर ड्रग तब तो सूटेबल नहीं है। अगर ड्रग इफ़ेक्टिव है सब केसेस में, ठीक है, तो ये सूटेबल होगा, तो ये गलत हो गया। और इफ़ द डिजीज़ चेंजेस रेडिकली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द स्टडी, अगर डिजीज़ खुद को चेंज कर लेती है तो भी सूटेबल नहीं होगा, क्योंकि अपन को कंट्रोल अपना फेल हो जाएगा ट्रायल। और ड्रग जो है इंटरेस्ट की अगर डिजीज़ को क्योर कर रही है तो कंट्रोल का कोई सेंस नहीं होगा। तो 1 and 3। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ आर द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन रिजर्वायर ऑफ द इन्फेक्शन इज द सेम? किसमें सेम होता है? ये सॉइल होती है रिजर्वायर, और उसमें वाला टिटनेस सॉइल में होता है ना, उसमें सेम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग दी चिकनगुनिया फीवर के लिए इसमें से कौन सा करेक्ट है? चिकनगुनिया फीवर ना एडिस इजिप्टी से होता है, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड है 3 to 7 days। इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है अपने पास। ये जॉइंट पेन करता है, बोन ब्रेकिंग फीवर होता है इसमें, और आर्थ्रोपैथी होती है। तो देखो अब इसके अंदर 112 में क्वेश्चन में क्यूलेक्स से नहीं होता, वैक्सीन नहीं है इसके लिए, तो थर्ड एंड फोर्थ आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर बोर्न डिजीज जिसमें मेनली जिसमें मैन स्नेल मैन के थ्रू ट्रांसमिशन होता है, तो वो है सिस्टोसोमियासिस। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्किटो बोर्न डिजीज आर ट्रांसमिटेड चिकली बाय एडिस मॉस्किटो? एडिस मॉस्किटो कौन कौन से डिजीज़ को ट्रांसमिट करता है? ये करता है डेंगू फीवर, ठीक है, येलो फीवर, जिका फीवर और चिकनगुनिया फीवर। तो यहाँ पे अपने पास कौन कौन सा ऑप्शन हो गया? सी। विच one among the following is best defined as the interval of time between receipt of infection by a host and maximum infectivity? तो मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी बात कर रहा है तो जनरेशन टाइम हो गया। सिर्फ अगर ऐसे नॉर्मल बात कर रहा था तो इंक्यूबेशन पीरियड हो जाता है, नॉर्मल की साइन सिम्टम आ रहे तो। कंसीडर द फॉलोइंग वैक्सीन विच व्हाट आर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द अबव वैक्सीन एज पर द सेंसिटिविटी टू द हीट? तो सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन के हिसाब से देखना है अपन को, और इसको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। तो OPV है, OPV के बाद यहाँ पर जो IPV हो गया, फिर BCG वैक्सीन है, और हेपेटाइटिस B वायरस वैक्सीन है। तो आंसर डी हो गया 17।
Exposure to gases is a common hazard in industry. The gas can be classified as simple, expansient and anesthetic gas. Which of the following is an expansient gas? इसमें से कौन सी expansient gas है? कार्बन मोनोऑक्साइड है और साइनाइड है. 1 and 3 expansient gas है. दी ESI एक्ट 1948 इंडिया में बेनिफिट प्रोवाइड करता है. तो इनमें से कौन कौन से बेनिफिट ESI एक्ट के अंडर में आते हैं? तो डिसेबिलिटी का देता है, फीमेल के 15,000 देता है, मैटरनिटी के लिए देता है वो 26 वीक और ट्रैवल बेनिफिट नहीं देता वो ना. तो 1 2 3. विच अमंग द फॉलोइंग वैक्सीन बेस्ट रिप्रेजेंट इंटरवेंशन डेट फोकस ऑन कैंसर प्रिवेंशन 2. तो कैंसर प्रिवेंशन के लिए भी फोकस कौन कौन सी करती है वैक्सीन? इधर हेपेटाइटिस बी और HPV. 120. ये दो स्टेटमेंट है, अपन को देखना है इसमें से फिर इन दो स्टेटमेंट को पढ़ के इनमें से कौन सा इनके लिए करेक्ट है. वाइल कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रेगनेंसीज पर ईयर इन एन एरिया, करेक्शन फैक्टर इज एडेड टू द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन द ईयर इन द एरिया. ऑल द प्रेगनेंसीज इन द एरिया मे नॉट बी रजिस्टर्ड बाय द हेल्थ वर्कर इन द एरिया. ठीक है, ये क्यों करते हैं अपन कि देखो ये स्टेटमेंट सही है कि भाई आप कैलकुलेट कर रहे हो तो एक करेक्शन फैक्टर लगा कर हो कि भाई थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है, कुछ रजिस्टर नहीं हो रहा है, कुछ केसेस होते तो रजिस्टर नहीं हो पाते. पर इसका ये एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल नहीं है और ये करेक्ट भी नहीं है कि ऑल द प्रेगनेंसी इन द एरिया में नॉट बी रजिस्टर्ड बाय द हेल्थ वर्कर इन द एरिया. ठीक है, तो इसमें आंसर बताएगा 1 तो सही है. स्टेटमेंट 1 and 2 आर इंडिपेंडेंटली करेक्ट. ये दोनों खुद से एक मतलब ये भी सही ये भी सही है पर ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो आंसर इज़ बी. तो इसके साथ में जो सेकंड पार्ट भी है इसका अपने पूरा डिस्कशन कर लिया है. हम नेक्स्ट 2021 वाले पेपर का वीडियो में अपलोड करूँगा. थैंक यू फॉर राइटिंग